आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संविधान कैसे बन के तैयार हुआ था और जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में उन्होंने हमारे देश पे कैसे कब्जा किया था। ठीक है, उन्होंने अपना शासन कैसे लागू किया, उसके उनके शासन से हमारा भारत का संविधान का जो विकास हुआ तो कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो देखिए 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेजों की, जो ब्रिटिश ये किया, ब्रिटिश जो देश था उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जो उसके जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो निवेशक थे, तो उसमें 171 70 कुछ 24 के करीब में जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो लोग थे, बिजनेसमैन जिन्हें बोलते हैं। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े व्यापारी थे तो उनको जो जो वो था वो यहाँ तो चलने वाला नहीं था अपने देश में, छोटे। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर देश में ट्रेडिंग करेंगे, मतलब बाहर इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। तो उसके लिए जिस टाइम पे 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश की जो रानी थी, प्रिंसेस, तो वो थी एलिजाबेथ। उन्होंने उनसे परमिशन ली, तो उन्होंने एशिया के देशों में उन्हें व्यापार करने का अधिकार वो दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ तुम, और वो दिया था कि सिर्फ 15 सालों के लिए। ठीक है, तो उस टाइम जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ये ना महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। उन्होंने भारत में नहीं कि जितने भी एशिया में जो देश आते हैं, यूरोप में, ठीक है, उसमें सारे देशों में, उधर साइड के देशों में ही उन्होंने उसको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस टाइम अंग्रेज जो भारत आए थे करने, तो उस टाइम मुगल शासक जहांगीर के काल के 2 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आए। ठीक है, उस टाइम बस 2 ही आए थे परमिशन लेने की। जहांगीर, उस टाइम जहांगीर हमारे देश में, भारत में जहांगीर का शासन था। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया और सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। तो उसने, कैप्टन विलियम जहांगीर था जो फर्स्ट बार आया इसकी परमिशन लेने कंपनी की, तो उन्होंने सूरत में एक अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, सूरत में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत आया। 1615 में फिर एक सर थॉमस रो भारत आए। ठीक है, अजमेर में जहांगीर से मिला, व्यापार की अनुमति प्राप्त करी। अजमेर में जहांगीर से मिला, उन्होंने भी अपनी उससे अनुमति मांगी कि हम आपके यहाँ पे एक बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अनुमति मिलेगी, तो उन्होंने एक अपनी भी कंपनी की स्थापना कर दी। 1664 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर शिकंजा कस लिया। तो जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ता जा रहा था, तो वैसे वैसे इनका शिकंजा भी कसा। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, तो उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, तो इनको और भी ज़्यादा वो बढ़ जाता है, शिकंजा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत बंगाल से की थी तथा बंगाल से ही गवर्नरों की नियुक्ति करना शुरू। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। देखिए, जिन्होंने पहला व्यापार जो सबसे बड़ी कंपनी लगाई थी वो बंगाल में लगाई थी। जो इनका मजबूताई आई थी इनके व्यापार में, वो बंगाल से आई थी। तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल बनाया था पहले, अपना लीडर मैन, तो वो बंगाल में ही बनाया था, उसकी नियुक्ति करी थी। वो पहला जो गवर्नर जनरल था जिन्होंने बक्सर का युद्ध करा था वो क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास में सहायक बने। तो अंग्रेजों ने अपनी शासक बनाने के लिए कई एक्ट लाए, नियम, जो हमारे संविधान के लिए बहुत हेल्पफुल बने। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत बंगाल से की थी तथा बंगाल से ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति शुरू की थी। वो पहला बंगाल लाइट क्लब था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों की नियुक्ति और नियंत्रण किया गया। ये जो एक्ट आया था, ये जो वहाँ की ब्रिटिश की जो महारानी थी, उन्होंने, जो प्रिंसेस थे उस टाइम पर, तो उन्होंने एक्ट कंपनी की मजबूताई के लिए और अपना भारत पे अधिकार करने के लिए टाइम पर वो एक्ट ला रहे थे, नियम ला रहे थे कि जिससे हाँ और ज़्यादा सख्त हो सके कानून। तो समय समय पर वो एक्ट ला रहे थे, नियंत्रित किया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाते हैं। कि गवर्नर जनरल क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लिया भारत, तो इसमें छोटे छोटे राज्य थे, पहले रियासतें थी। तो पहले तो जो गवर्नर जनरल था वो एक का था, जैसे बंगाल हो गया, तो इस बंगाल के जनरल को गवर्नर जनरल का मतलब पूरे सबका गवर्नर जनरल, सबका मैन बना दिया, इसे ही गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है,
आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्य का परिषद का गठन किया गया। जो मेन गवर्नर जनरल बनाया गया है उसकी सहायता के लिए उसकी टीम के लिए 4 सदस्य की परिषद बनाएगी कि जो भी कोई नियम आएगा कानून वो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस परिषद के निर्णय बहुमत के लिए किए जाने वाली व्यवस्था की गई। मतलब जो इसमें परिषद में होंगे ना, कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें बहुमत की जाएगी। जैसे मान ले 4 तो इसके परिषद होगी और 5वां होगा हमारा गवर्नर जनरल। तो अगर कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें चारों की अनुमति जरूरी है, ये अकेला नहीं कर सकता। तो इसमें चारों की बहुमति चाहिए। अगर 2 बराबर हैं, अगर 2 एक सहमत है और 2 सहमत नहीं है तो उसमें 5वां जो गवर्नर जनरल वो भी वोट डाल सकता है, वो भी अगर अनुमति दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सदस्य जो इसमें 3 सदस्य थे, क्लेवरिंग, मॉनसन, वरलेव तथा फ्रांसिस, ये 4 सदस्य थे। ये चारों ब्रिटिश अंग्रेज थे। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। जो मद्रास और जो बम्बई की प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी। जो बंगाल के जो है सब मैंने बताया नहीं गवर्नर जनरल था, वो सब बंगाल के जो गवर्नर जनरल उसके अधीन कर दिया। ठीक है, अधीन कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले तो अलग अलग थे, जैसे यहाँ का गवर्नर जनरल, जैसे भारत देश में मल्लूराज पहले तो हटे, तो जो इनके अलग अलग थे ना, अब उनका एक ही कर दिया। वो बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था, अब एक ही कर दिया सबका गवर्नर जनरल, एक को ही बना दिया कि एक ही देखेगा, एक ही शासन करेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद क्या किया, जो पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स बना, बंगाल का अंतिम, ये पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बंगाल के कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। जो एक वो बनाया था उच्च न्यायालय, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 उसके 3 अलग न्यायाधीश होंगे उसकी सहायता के लिए। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजो एम्पे बने और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट्स, ये 3 बने। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए और भारत को लोगों को उपहार पर रिश्वत लेने से प्रेरित कर दिया। मतलब जो कंपनी थी उसमें कर्मचारियों को निजी, जो मतलब जैसे कंपनी के जो मैन थे, वो जो व्यापारी थे, उन्हें अपना निजी व्यापार, कंपनी से अलग वो व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनी के लिए करेंगे। और किसी को अपनी रिश्वत लेने के लिए किसी को मतलब किसी से रिश्वत ले सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसमें प्रतिबंध लगा दिया कि तुम कंपनी के लिए ही करोगे, जो भी कुछ होगे वो अपने निजी काम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें किसी से रिश्वत ले सकते। ये कौन सा एक्ट चल रहा था हमारे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ये जो एक्ट आया था इसकी कमियों को दूर करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष अधिनियम, ठीक क्या है देखिए। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया। ठीक है, नोट्स, पिट्स इंडिया एक्ट विवाद को लेकर, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया विवाद को लेकर प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह भारत का एकमात्र अधिनियम जिसके बाद ब्रिटेन में की गई सरकार गिरी। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसको विवाद को लेकर, उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसके लेकर जो प्रधानमंत्री जो गठबंधन की सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, फिर भारत के एकमात्र अधिनियम जिससे विवाद में, जो भारत का अधिनियम आया था उसके विवाद में, जिसमें ब्रिटेन की सरकार को वो देना पड़ा अपना त्यागपत्र, से सरकार गिरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड कर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ठीक है,
फॉरेन हेड्स में एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड लौटने के बाद महाभियोग लगाया गया था। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके लौटने के बाद महाभियोग लगाया था। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों तथा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व के वेतन की व्यवस्था की गई। सभी गवर्नर जनरल के लिए वीटो पावर दिया गया। देखिए, राजस्व जो कंपनी के जो वो थे बोर्ड जो बनाई गई थी, सदस्य गवर्नर जनरल के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें उन्होंने और जो है अपने सदस्य बढ़ा लिए। और उसमें क्या होगा, जो भारत के राजस्व था, राजस्व का मतलब जो टैक्स का पैसा आता था, जो उसकी सैलरी जाएगी अब वो उससे ही जाएगी भारत के राजस्व से, ये कहा गया। और सभी गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दी गई, एक स्पेशल पावर दी गई। ठीक है, 1883 का चार्टर नियम एक्ट, ठीक है, अधिनियम, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 में एकाधिकार मतलब जो पहले जो ब्रिटिश देश था उसने ही बस एक ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था व्यापार करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया के देशों में बाहर, यूरोप के देशों में बाहर अधिकार व्यापार करने का अधिकार दिया था। लेकिन 1813 में ये अधिकार समाप्त कर दिया कि जो ब्रिटिश के छोटे छोटे व्यापारी थे उन्होंने देखा कि हमारे तो और कुछ नहीं हो रहा, हमें भी चाहिए अधिकार, तो उन्होंने ब्रिटिश की सरकार को ये नोटिस दिया कि हमें भी चाहिए, तो इसलिए यह एकाधिकार खत्म कर दिया। मतलब वो जो ब्रिटिश के थे कोई व्यापारी जाके व्यापार कर सकता है बाहर, तो ये एकाधिकार खत्म कर दिया। परंतु कंपनी की चाहे वह चीन के साथ व्यापार का अधिकार, मतलब कि देखिए जो एकाधिकार था मतलब कि वो तो खत्म कर दिया, जो और बाकी थे बस एक उन पे रखा गया। जैसे चाय हुई, चाय और चीन के साथ ये व्यापार कोई नहीं कर सकता। जो चाय होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी चाय का व्यापार, और चीन के साथ। यह एकाधिकार खत्म नहीं करा था, यह एकाधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, चाय का और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, यही करेगी और कोई नहीं करेगा। कंपनी भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करेगी। और ये कहा गया कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी। ठीक है, ईसाई मिशनरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और 1873 एक्ट, चार्टर एक्ट के में कहा गया कि जो ईसाई मिशनरी थे वो अपने भारत में उन्हें खुली छूट दे दी गई। मतलब थे तो पहले भी, उन्हें पूरी छूट नहीं थी, उन्हें खुल के छूट दे दी गई, तुम अपना भारत में धर्म परिवर्तन, धर्म प्रचार खूब खुल के कर सकते हो बिना किसी डर के। इस अधिनियम द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटेन के आम नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। देखिए ये जो एकाधिकार है इसका मतलब यही है, जो ब्रिटेन के आम अधिकार है व्यापारी, उन्हें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। पर जो अनुमति दी गई थी वो 2 चीज़ों को छोड़ के, एक तो चाय का व्यापार नहीं कर सकते और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा 1833 चार्टर। देखिए इस एक्ट में क्या कहा गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो उस एक्ट में पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक अधिकार। ठीक है, कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करना अपना उद्देश्य बनाया। ठीक है, उद्देश्य मतलब कि जिसमें बस अपना शासन, कंपनी ने तो व्यापार करने के लिए आई थी, पर इसमें जो बाद में आगे बना लिया उसने बस अपना शासन स्थापित करने का उद्देश्य बना लिया था। कंपनी पूर्णतः एक राजनीतिक इकाई बन गई। देखिए जो कंपनी आई थी वो हमारे देश में क्यों आई थी, उसके किस चीज़ को वो परमिशन दी गई थी, वो दी गई थी व्यापार करने के लिए परमिशन। तो फिर धीरे धीरे उसने अपने भारत पे शासन स्थापित करने का उद्देश्य बना लिया। तो फिर कंपनी का जो पूर्णतः एक जो बन गया, हाँ की भाषा में राजनीति करनी है, उसका एक पूर्णतः एक राजनीतिक इकाई बन गई। ठीक है, देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत इस एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक है, जो बंगाल का था उसे जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना गया तो वो लॉर्ड बेंटिक बना। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। मतलब पहले तो कितने होते थे, 4, अब इसमें एक और जोड़ लिया गया। ठीक है, विधि सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं था। जो जोड़ा गया था ना उसे अब चौथा जो जोड़ा गया था उसे उसका अधिकार नहीं दिया था वोट का, उसे कि वोट का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, कोई भी वो निर्णय लेंगे उसमें अगर वोट तो उसका अधिकार नहीं दिया।
1800 चार्टर इसमें जो था 1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। देखिए दास प्रथा क्या थी, ये आंदोलनों ने समाप्त की थी, पूरी तरह से समाप्त जो की गई थी वो 1843 में समाप्त की थी, पर जो उसका एक्ट आया था समाप्त करने की जो प्रथा चली थी वो 1833 के चार्टर एक्ट में की थी। देखो दास प्रथा क्या होती है। पहले हमारे भारत में तुम्हें पता है कंडीशन कितनी खराब थी, बहुत गरीब लोग रहते थे, तो उसमें दास प्रथा होती थी किसी भी आदमी को खरीदना और कहीं भी बेच देना। जैसे कोई भी बाजार में पहले जैसे हम कुछ भी चीज़ बिकती है ना, ऐसे पहले बहुत आदमी बिकते थे, जैसे कोई भी किसी को खरीद लिया, किसी पैसे में उससे अपने घर काम करवाया, उसे खाना दिया, तो पहले आदमी बिकते थे बाजार में, तो उसे ही दास प्रथा कहते थे। तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है जो पूरी तरह से समाप्त किया तो 1843 में एनएल ब्रो ने समाप्त की थी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कहा 1833 के चार्टर एक्ट में कहा किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर मत भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्तियाँ समाप्त कर देगी। देखिए जो पहले जो हमारे ये थे ना, और भी जो मद्रास जैसे मद्रास बंगाल होगा, इनके पास पहले अपने वो कानून बनने की शक्ति थी और वो इनकी ख़त्म कर दी गई। जो इनकी कानून बनाएगा ना, वो जो गवर्नर जनरल बनाया था भारत का, बस वो ही शक्ति बनाएगा, वो इनकी ख़त्म कर दी गई। ठीक है, नोट प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले से नियुक्ति की थी। जो प्रथम विधि थी वो लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया था। साथ ही भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के विधि आयोग का गठन किया गया है। लॉर्ड मैकाले को भारत के अंग्रेज शिक्षा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले था ना, उसे भारत के शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट आता है चार्टर एक्ट, वो 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम। इसमें क्या है देखिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। क्या कह रहा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे वो पहले 24 होती थी, वो घटाकर 18 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि की सदस्य की देखिए गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी में विधि सदस्यों को स्थायी कर दिया गया। ठीक है, जो उसमें सदस्य थे उन्हें स्थायी कर दिया गया। कार्य की परिषद में विधि कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को पृथक करने के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, जो कार्यकारी परिषद में जो विधायी कार्य को तो प्रशासनिक कार्यों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कानून निर्माण में सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 नए सदस्य लिए जाएंगे। जो कानून निर्माण की सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 नए सदस्य लिए जाएंगे। यहाँ से भारत की संसद की स्थापना के प्रारंभ हुई। देखिए ये जो नेक्स्ट एक्ट आया था चार्टर एक्ट, इसमें कहा गया था कि भारत की जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि कानून निर्माण में सहायता के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। यहाँ से हमारे संविधान की किसी की शुरुआत है, यहाँ से भारत की संसद का इतिहास प्रारंभ हुआ, यहाँ से भारत की जो संसद बनी थी उसका इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उच्च पदों यानी जो सिविल सर्विस सेवकों की जो उच्च पद थे उसके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजित किया गया, जिसे ICS लिखित परीक्षा का इतिहास प्रारंभ कहा जाता है। जो उच्च पद थे उन्हें कहा गया कि इनके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी नॉमिनेट कर लिया और भाई तू आ जा यहाँ पे, तो उसके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। यहाँ से ही ICS लिखित परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिसे यूपीएससी बोलते हैं। 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। जो 1854 में मैकाले समिति बनाई गई जो सिविल सेवाओं से संबंधित थी। ठीक है, नोट करेंगे। 1854 में प्रस्तुत लॉर्ड चार्ल्स वुड डिस्पेंच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय ICS बने। ठीक है, देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा तो एक पत्र होता है जो किसी की द्वारा, किसी देश के जो मैन आदमी होता है उसके द्वारा लिखा गया किसी प्रजा के लिए पत्र, उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो लास्ट चार्टर एक्ट था वो 1853 था। यहाँ से हमारा अधिनियम चलेगा भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें 1857 के विद्रोह के कारण कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया
और भारत ने सीधे ब्रिटेन की क्राउन का महारानी के हाथों में चला गया। देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो मेरठ में हुई थी। तो उसके बाद जो ब्रिटेन था वो सोचने लगा कि यहाँ पे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शासन करने में कमज़ोर पड़ने लगी है। तो उसने कहा कि अब यहाँ से कंपनी का शासन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ से शासन हम खुद करेंगे अपना, ठीक है। तो 1858 से लेकर 1847 तक का शासन रहा। जो कंपनी ने जो ब्रिटेन ने जो डायरेक्ट करा था ना शासन ब्रिटिश सरकार ने, वो 1858 से लेके 1947 तक करा था। उससे पहले हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, वो भी जो करवाया था वो ब्रिटिश सरकार ने करवाया था उनके द्वारा। जो मेन शासन जो डायरेक्ट शासन करा वो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने करा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने के कारण इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम तथा ताज का अधिनियम भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस कारण इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम तथा ताज का क्राउन भी कहा जाता है, अधिनियम क्राउन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर देगा। जो पहले हम गवर्नर जनरल बोलते थे ना, अब उसे गवर्नर जनरल नहीं, उसे वायसराय कर देगा, उसे वायसराय बोलेंगे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत का प्रथम वायसराय बना वो कैनिंग था। ये था जो भारत जो वायसराय होता था ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि, जो मतलब कि मैन आदमी होता था, जो पूरे शासक को दिखता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय की सहायता के लिए भारत सचिव पद सृजित किया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को होता था। प्रथम भारतीय सचिव चार्ल्स वुड बने। जो भारत का वायसराय बना उसके लिए एक भारत सचिव पद किया गया। जो ब्रिटिश जो ये कौन होता था, ये पद था एक जो वायसराय के लिए दिया गया। मतलब इसमें जो वो सदस्य होता था ना, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके मंत्री परिषद थी, उसमें से ही एक आदमी होता था, एक सदस्य होता था, ठीक है, जो था चार्ल्स वुड, वो भी अंग्रेजी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया। जो भारत का जो वो था एक सदस्य सचिव बनाया गया, उसकी सहायता के लिए, मतलब उसके निर्णय के लिए 15 सदस्य की टीम बनाई गई, जिसे भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक है। नोट और अंतिम लाइन है ये, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राम गोपालाचारी था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।